मेरा जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। आदाब, ख़वातीन व हज़रात, मैं सना वारिस तेलंगाना की सियासी तकदीर को वक्फ आज इस शानदार महफिल न्यूज़ 18 उर्दू एजेंडा तेलंगाना में आपका खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ 18 उर्दू एजेंडा तेलंगाना, स्पेशल पार्टनर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, डिजिटल पार्टनर्स जियो डिजिटल लाइव, एसोसिएट स्पॉन्सर्स हलाल हर्बल प्रोडक्ट्स, लासा टी एंड लमसा टी। उर्दू जबान ने बड़े बड़े इनकलाबात रकम किए हैं। इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा भी, सियासतों को नया रुख देने वाला नारा भी उर्दू जबान की ही देन है। सियासत पर गुफ्तगू होगी, बहस होगी, मुबाहिसा होगा, डिस्कशन होगा और सियासी एजेंडा भी होगा। लेकिन इससे पहले हमारी प्यारी जबान उर्दू क्या कहती है, ये किस तरह रस घोलती है और हमारी जिंदगी में किस तरह से रस घोलती हुई दौड़ती है, आइए महसूस करते हैं इस नगमे के जरिए। इंतखाबात की गहमा गहमी है। इस बीच तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी दावों और वादों के साथ अवाम के बीच जाती हैं और इंतखाबी तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। इल्जामात और जवाब इल्जामात का भी दौर जारी है। जाहिर है सियासत में इल्जाम तराशी ना हो, ये हो नहीं सकता। सबसे अहम बात यह है कि तमाम सियासी पार्टियों के मन में आखिर क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने एजेंडा तेलंगाना 2018 का इनेकाद किया है। इस तकरीब के जरिए लीडरान से होंगे सवाल जिनके जवाब भी होंगे लाजमी। आज एजेंडा तेलंगाना जो हम लेकर आए हैं, इसके पीछे की सोच, फिक्र, तसव्वुर, ख्याल और रूह क्या है, आइए जानते हैं इसके जरिए। 2 जून सन 2014 को हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के तौर पर तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। आंध्र प्रदेश के शुमाल मगरबी हिस्से को अलहदा तेलंगाना के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। रकबा और आबादी के हिसाब से तेलंगाना को मुल्क में 12वां मकाम हासिल है। यहाँ की सियासत और आवाम का सियासी शऊर बेमिसाल है। अलहदा तेलंगाना के लिए आवाम का जुनून भी ऐसा था कि इस जुनून को पूरे मुल्क ने महसूस किया। अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले के चंद्रशेखर राव ने आवाम के जज्बात को भांप लिया था और 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस की तश्कील करके अपना इरादा साफ कर दिया था। अलहदा तेलंगाना के लिए 13 साल की मुसलसल जद्दोजहद फिर 2014 में रियासत के पहले वज़ीर-ए-आला बनने का एजाज केसीआर को एक मजबूत लीडर के तौर पर पेश करता है। वहीं अलहदा तेलंगाना का मुतालबा तस्लीम करके सबसे बड़ा सियासी रिस्क लेने वाली कांग्रेस अपनी शिकस्त को अभी तक नहीं भूल पाई है। तेलंगाना में टीआरएस की आंधी ने तमाम पार्टियों को जैसे परखचे उड़ा रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेलंगाना के आवाम क्या चाहते हैं। 7 दिसंबर को रियासत में वोट डाले जाएंगे और इस दिन 2,80,64,680 वोटर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। 11 दिसंबर को इंतखाबात के नतायज रियासत की सियासत की तस्वीर पूरी तरह साफ कर देंगे। लेकिन इससे कबल एजेंडा तेलंगाना 2018 में हम जानेंगे सियासी पार्टियों के पास रियासत के आवाम के लिए क्या है खास। जिस सियासी पार्टी के पास कैसा है रियासत की तरक्की का लाए अमल। क्या टीआरएस के वादे होंगे वफा या कांग्रेस टीडीपी के पास रियासत की तरक्की के लिए केसीआर से बेहतर मॉडल है या फिर बीजेपी के पास मौजूद है रियासत की तरक्की की चाबी। इन तमाम कयास आराइयों को कोई मस्बत समत देगा एजेंडा तेलंगाना 2018। और अब मैं बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करने की इजाजत चाहती हूं और इसके लिए दावत देती हूं न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर जनाब राजेश रैना साहब को इस शेर के साथ। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से।
18 उर्दू इसकी एक कड़ी है जो देश में, जो मुल्क में न सिर्फ उर्दू ज़बान को फ़रोग दे रही है बल्कि गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की कौमी एकता और फ़िरकावाराना हम आहंगी को भी फ़रोग दे रही है। आज एजेंडा तेलंगाना में तेलंगाना के मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी, बहस मुबाहिसे होंगे और आपके जहनों में जितने सवाल होंगे उनके जवाब हम आपको आज दे देंगे। और हमें खुशी है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे दरमियान हैं, KTR जी हमारे दरमियान हैं, महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और भी कई जानी मानी शख्सियतें और सियासी शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सभी का दिल की अमीर गहराइयों से एक बार फिर मैं खैर मकदम करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का इस्तकबाल करने के लिए। और अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करती हूं न्यूज़ 18 हैदराबाद के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेरी जिम्मेदारी बांटें। संजय तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस खूबसूरत शाम में। हमारे साथ जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। और एक तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, मोहम्मद महमूद अली साहब। मैं मोहम्मद महमूद अली साहब से कहूँगा कि वो हमारे लिए एक दो शब्द कहें और बताएं कि किस तरह से क्या वो सोचते हैं तेलंगाना के विकास के लिए और तेलंगाना का क्या इशू है, क्या एजेंडे हैं। इन सब के लिए मैं स्वागत करिए मोहम्मद महमूद अली साहब, डिप्टी CM तेलंगाना। प्लीज। सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज न्यूज़ 18 की जानिब से जो एक डिबेट रखा गया है उसका मैं वेलकम करता हूं। डेफिनेट हर एक को अपने अपने ख्यालात इजहार करने का मौका मिलता है। मेरा ताल्लुक TRS पार्टी से है और TRS पार्टी का वजूद इसीलिए आया था कि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने, जो उस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति के पार्टी थे, उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया था। उसका एक ही मकसद था, जो हमारा तेलंगाना है वो फिर से हमें वापस लेना था, क्योंकि तेलंगाना में मुसलसल नाइंसाफी होती आ रही थी। 1956 में तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया गया था, जबकि तेलंगाना स्टेट सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। 47 में इंडिपेंडेंस आया, उसके बाद 48 में हमारी स्टेट को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। मगर 1956 में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हिकमत अमली से हमारी स्टेट को आंध्रा में मिलाने के बाद हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफी होती रही। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 2001 में पार्टी बनाई और 14 साल जद्दोजहद करते हुए जो हमारा एजेंडा था तेलंगाना का, उसमें हमें कामयाबी मिली और तेलंगाना हासिल हुआ है। तेलंगाना हासिल होने के बाद 4 साल 3 महीने में जो उसकी कारकर्दगी रही है, जो 65 साल दौर कांग्रेस और तेलुगु देशम का था, वो पूरे दौर में कभी भी तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और खासतौर से तेलंगाना के माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मगर 4 साल 3 महीने में जो हिकमत अमली रही है और जिस तरीके से TRS पार्टी ने रूल किया है, बहुत बड़ी उसमें हमें कामयाबी मिली है। यहाँ का हर शख्स, क्योंकि जिस वक्त हम मूवमेंट शुरू किए थे उस वक्त हमें मूवमेंट खत्म होने तक 4 चीफ मिनिस्टरों से साबिक़ा पड़ा। पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब थे, दूसरे चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब थे, तीसरे रोशिया साहब थे, चौथे किरण कुमार रेड्डी साहब थे, जो तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की आखिरी किरण थी। उन्होंने खुद कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद यहाँ लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम फिसादात बर्पा होंगे, तेलंगाना के अंदर नक्सलिज्म आ जाएगा, तेलंगाना बनेगा तो यहाँ के लोगों को 6 घंटे से ज्यादा पावर ही नहीं दे सकते, क्योंकि तेलंगाना में इतने पावर प्लांट नहीं है जो तेलंगाना के आवाम को करंट दे सके। मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबसे पहले लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। आज सारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब समझिए या कौमी एकजहती हमारी स्टेट के अंदर है, और हमारे स्टेट में जितना प्यार और मोहब्बत है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। दूसरा, पावर के अंदर उन्होंने कहा था कि पावर हमें 6 घंटे नहीं मिल सकता, मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने
पावर को जिस तरह से प्लानिंग किया और पावर को जो जनरेट किया, सारे हिंदुस्तान में पावर में सरप्लस स्टेट है तो हमारी स्टेट है। आज आम आदमी को जो डोमेस्टिक करंट 24 घंटे दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को पहले 3 दिन हॉलीडे दिए जाते थे, 24 घंटे करंट दिया जा रहा है पूरा महीने के 30 दिन। उसी तरह किसानों को भी 24 घंटे का करंट दिया जा रहा है तो हमारी स्टेट है। और हमारी स्टेट का ग्रोथ हिंदुस्तान में नंबर 1 ग्रोथ है हमारी स्टेट का। मैं समझता हूं हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जितने नए स्टेट बने हैं, सबसे अगर स्टेट में नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। नई स्टेट बनने के बावजूद भी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है हमारी स्टेट का। अगर मैं बजट बताऊंगा तो हमारी स्टेट बनने से पहले आंध्र प्रदेश का जो बजट था, जो 2013 और 14 का जो बजट था, 1,61,000 करोड़ का बजट था और हमारे हिस्से में 45 और 50,000 करोड़ आते थे तेलंगाना के हिस्से में। मगर 4 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना का बजट आज 1,78,000 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 50 से 55,000 करोड़ रुपए वेलफेयर पे खर्चा कर सकते हैं। हमारी स्टेट बहुत तेजी से, हमारी स्टेट का ग्रोथ एवरी ईयर 19% ग्रोथ के लेवल से आ रहा है और बहुत तेजी से हमारी स्टेट तरक्की करे। यहाँ स्टेट में जितने लोग रहते हैं, अदर स्टेट से आने वाले लोग भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारे। जितने हमारे आंध्र के भाई है यहाँ जो कारोबार करते हैं वो भी बहुत हैप्पी है। यहाँ पे हर शख्स रहने वाला, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज अमन है। और दूसरा, फार्मर्स के बारे में हमारे सीएम साहब ने जो काम किया है, शायद हम किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में वो काम नहीं हुआ। पहली स्टेट है हमारी जो स्टेट में इस साल के बजट में 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर के लिए रखा गया है। और सीएम साहब ने जिस वक्त तेलंगाना बना, जब जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसके बाद हमें तेलंगाना मिला, उस वक्त किसानों के लिए जो 2009 में वायदा किया गया था वो लोन तक भी पेमेंट नहीं किया गया था। 17,000 करोड़ जो बाकी लोन था वो भी सीएम साहब ने कांग्रेस जो इन लोग ज़राअत करने वाले पेशों का किसानों का लोन 4 इंस्टॉलमेंट में हर साल 4,200 करोड़ के हिसाब से 4 साल में वो लोन क्लियर किया बैंक का। और हमारे किसान आज बहुत खुश है। हमारे सीएम साहब ने खासतौर से सबसे अहम कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में भी थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने किसानों के बारे में कभी भी नहीं सोचा कि तेलंगाना के किसान खुशहाल बनना चाहिए। तेलंगाना में आज भी 42 लाख वाटर पंप चलते हैं, जिसकी वजह से बारिश ना होगी तो किसान बहुत परेशान होते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तकरीबन 40 लाख एकड़ को पानी देने की गुंजाइश है और बहुत तेजी से 24 घंटे काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 साल में वो काम मुकम्मल होगा और किसानों को पानी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कारनामा हमारी हुकूमत का। और हर कमेटी के साथ माइनॉरिटी कमेटी के डेवलपमेंट के लिए हमारी स्टेट में जितना काम किया गया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। कांग्रेस के और तेलुगु देशम का दौर 1-2 साल नहीं 65 साल दौर रहा। 65 साल के अंदर माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल काम करते थे, जिसके अंदर 2000 से कम बच्चे पढ़ते थे। मगर 3 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले और उसमें 50,000 से ज्यादा माइनॉरिटीज लड़के पढ़ते हैं, मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं। आगे जाके जिस तरह आने वाले 5 साल में 2 लाख बच्चों की गुंजाइश रखी गई है। अगर जिस कम्युनिटी को तालीम नहीं दी जाती तो कम्युनिटी बैकवर्ड होती है। बस सीएम साहब सारे लोगों को SC, ST, BC और माइनॉरिटीज को एक साथ डेवलप होने के मौके अता कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो स्टेट हमारी, एक तो हमारा जो मुद्दा था तेलंगाना, वो तेलंगाना अवाम के लिए, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले हमें जो बजट मिलता था, जो हमारा टैक्स वसूल किया जाता था, उसका 30% भी हमें नहीं दिया जाता था। आज तेलंगाना बनने के बाद वो बजट पूरे का पूरा बजट, आप ही सोचिए किधर हमारे 45 और 50,000 करोड़, किधर आज हमारे 1,74,000 करोड़ हमारा बजट है और 50 से 55,000 करोड़ सिर्फ वेलफेयर पर खर्चा करते हैं। तो यही बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई स्टेट अलहदा हुई है तो वो स्टेट है तेलंगाना, जिससे साबिका में जितने स्टेट अलहदा हुए कई साल तक तो उन्हें संभलने लगे, मगर ज्यादा से एक ही हिकमत अमली जो हमारे सीएम साहब की रही, 4 साल 3 महीने के अंदर बहुत तेजी से हमारी स्टेट तरक्की करी है और बहुत तेजी से आगे भी तरक्की करते रहेगी। और यकीनन जो हमारे सीएम साहब का सपना है इस स्टेट को गोल्डन तेलंगाना बनाना चाहिए, वो जरूर बनेगी। क्योंकि साबिका में भी ये जो निजाम स्टेट थी, गोल्डन स्टेट थी। सारी दुनिया में जहां भी हीरे जवाहरात बेचना पड़ता था तो हैदराबाद स्टेट को आकर बेचा करते थे, इतनी दौलतमंद स्टेट थी। इसे बैकवर्ड बना दिया गया 56 के बाद। अब अल्लाह चाहा तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे। आने वाला वक्त हमारा सुनहरा दौर रहेगा और सारे कम्युनिटी यहाँ पर जितना अच्छा खुशहाल लैंड ऑर्डर के अंदर भी इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी है। एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो आज पोजीशन है, चाहे वो चंचलगुड़ा जेल या चिल्लापल्ली जेल या वारंगल में लीजिए, 50% से ज्यादा कैदियां भी कम हो चुके हैं। कोई क्राइम ही नहीं है आजकल हमारे पास, क्राइम रेट काफी घट चुका है।
बहुत अच्छी स्टेट है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त भी ये स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करेगी और आवाम का मुकम्मल साथ हमारे साथ है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम किस तरीके से फिर से मेजॉरिटी से जीतेंगे और किस तरह आने वाली हिकमत अमली बनाते हुए उनको और भी वेलफेयर के काम करते हुए, आवाम के डेवलपमेंट के काम करते हुए, फार्मर्स को वेटलैंड बनाते हुए सीएम साहब सभी को खुशहाल जिंदगी नसीब करना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है, सीएम साहब का एजेंडा है। जरूर हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत साजगार रहेगा और खुशहाल रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सना जी, बेहद शुक्रिया आपका महमूद अली साहब। आपने डाइस पर आकर तकरीर की और एजेंडा आपकी पार्टी का क्या है उससे हम सबको वाकिफ कराया। और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजय तिवारी साहब कि आप डाइस पर आए और आपने इस मंच को संभाला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब दावत देती हूं हमारे मुल्क के जाने माने सहाफी और नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म में एक अलहदा पहचान दर्ज कराने वाले, अलहदा पहचान रखने वाले जर्नलिस्ट CNN न्यूज 18 के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब भूपेंद्र चौबे साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हवाएं जोर कितना ही लगाएं, आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो दिल पर छा ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन लफ्जों के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात के जो सभी नामी गिरामी जो शख्स यहां पर आए हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद रखता हूं कि हमारे बीच जो जानी मानी शख्सियतें हैं, मेरा बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ तो थैंक यू फॉर दैट, बट मुझसे भी बेहतर यहां पर लोग हैं। मेरा काम है सिर्फ प्रश्न पूछना, आइडियाज देना, देश के सामने क्या एजेंडा है, इस प्रदेश के सामने क्या एजेंडा है, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा MP हैं भारतीय जनता पार्टी के, KT रामा राव जानी मानी शख्सियत हैं इस प्रदेश के। इन दोनों लोगों से और आप सभी हजरत जो यहां पर आए हैं, आप सबसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस Mr. KT रामा राव, if you could come up and join us on the stage, sir. Take your seat. So nice to see you. There's a small introductory clip that we have prepared for you since this broadcast is going across India on India's biggest news network, on News 18 network. Just take a look at this. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో के तारक रामाराव। जी हां, के तारक रामाराव जिन्हें KTR के नाम से जाना जाता है, आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 24 जुलाई 1976 के दिन के चंद्रशेखर राव के खानदान में KT रामाराव की पैदाइश हुई। KTR हैदराबाद के एबिट्स में वाक़े सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से 10वीं जमात में कामयाब हुए। विगनन जूनियर कॉलेज गुंटूर से इंटरमीडिएट किया और बाद में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बॉटनी, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा KTR ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बायोटेक्नोलॉजी में और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1998-99 के दौरान इंट्रा नामी कंपनी में इंटर्नशिप के जरिए KTR ने IT प्रोफेशनल की हैसियत से अपने कैरियर की शुरुआत की। साल 2006 में TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने UPA 2 में मरकजी वजारत से इस्तीफा दिया, जिसके बाद KTR ने भी अपनी मुलाजमत को खैर बात कहा और ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रहे अपने वालिद KCR की हिमायत में इंतखाबी तशहीर करने के लिए वतन वापस लौट आए। KTR ने सबसे पहले साल 2009 में सिलसिला हल्का असेंबली से किस्मत आजमाई की और कामयाब रहे। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना का मुतालबा करते हुए TRS के अरकान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था और हाईकोर्ट की हिदायत के बाद 2010 में हुए ज़िमनी इंतखाबात में KTR ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सन 2014 के इंतखाबात में तेलंगाना में TRS को इक़्तिदार मिला। 2 जून 2014 को के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आला की हैसियत से ओहदा संभाला और KTR को भी रियासती वजीर बनाया गया। KTR ने वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। तेलंगाना में टी हब के क़याम के जरिए KTR ने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काफी मकबूलियत हासिल की। फरवरी 2016 में
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस को नुमाया अक्सरियत मिली, जिसके बाद 2016 में वजिराला केसीआर ने केटीआर को महकमे बल्दी नज्म नस्क की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद केटीआर ने हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी और हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों में तेजी लाते हुए इसकी खिदमत का आगाज करवाया। केटीआर तेलंगाना के नौजवानों में काफी मकबूल है। हैदराबाद में इंटरनेशनल इवेंट्स के इनेकाद के लिए भी केटीआर सरगर्म रोल अदा करते रहे हैं। साल 2017 में हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट मुनाकिद की गई थी। केटीआर को अब उम्मीद है कि जीएचएमसी इंतखाबात की तरह तेलंगाना के अवाम असेंबली इंतखाबात में टीआरएस को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएंगे। देखना यह है कि उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। Okay, that was quite an introduction, I must say. Thank you, But sir. let me straight away take the bull by its horns, as they say. You know, you've been given a glowing tribute here, salutations to what you may have achieved. But the first sight which I find as I come from the airport to this place, I see that your symbol is the car. But I see the adjoining imagery with that symbol of the car is a poor woman who's dependent on you for rice at 5 rupees a kg. I see sloganeering all around about how pathetic is the situation of farmers in your state. Are you simply, to use a Hindi word, what is often accused against the BJP, that a jumla, are you simply trying to give a jumla to the people of Telangana here? Firstly, thank you for this opportunity. I would like to thank Network 18 for this opportunity, and this is the first time I'm interacting with you as well. So let me quickly bring you up to speed. Face to face, unfortunately. We've often done that on Yes. the OB, but that's a new distance. Let me just quickly bring you up to speed on what has been happening in Telangana in the last 4.5 years. The state was formed on the 2nd of June 2014, and it's about 4.5 years, nearly 4 years and 3 months now. In the last 4.5 years, in fact, Telangana has been growing at more than 17% on the state-owned tax revenues every year, year on year. If you look at the average growth rate, this is by far the highest in the country for any state. In fact, the state that comes second to us is at about 10%. Let me also quickly point out, because a lot of times, you know, what happens is when we reel out numbers, we forget agriculture. In agriculture, Telangana has been growing at 6.9%, whereas the country has been growing at 3%. In industry, we've been growing at 5.6%, whereas the country has been growing at 4.8%. In the services sector, we've been growing at 11.1%, whereas India has been growing at 8.3%. And the total GSDP versus GDP debate, Telangana has been growing at 10.4, whereas the country has been growing at 6.6. It has been a comprehensive all-round growth. In fact, you alluded to farming sector in distress in Telangana. Let me point out, sir, this is not my statistic. Purushottam Rupalaji, the Minister of State for Agriculture, on the floor of the House in Parliament had pointed out recently about, I think 6 months ago, when a question was asked, a similar question was asked. He pointed out that Telangana, in fact, is the rare state among Indian states where you've started witnessing a decline of 53% suicides in the farming sector. It was 1,645 in the year 2016-17, and in the year 2017-18, it came down to 545. And this is not me saying it. This is a union minister who belongs to the BJP. And the other point I wanted to make quickly is, while the state has been growing, our principle and our philosophy, our economic model has been fairly simple. We said, in fact, our chief minister keeps repeating this very often, increase the wealth of the state and make sure you distribute among the poor of the state. That's been our model, a classic welfare plus development model, which has worked very well for us in the last 4.5 years. But I'm sure आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज इसी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, और देखिए मोदी जी ने आज उतरते ही क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर में पायलट को बोला कि भाई जरा 6 किलोमीटर का और लंबा चक्कर लगाओ, चूंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये जो के चंद्रशेखर राव जी ने पिताजी जो बोला कि हम इसको लंदन बना देंगे, ये कैसा लंदन है. और प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि ये लंदन तो यहां पर भूखमरी बढ़ रही है, यहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या की तादाद में कमी हुई है. ये हम अगर आंकड़े कभी कभार क्या होता है कि वो जितनी कहानी बयां करते हैं उतनी ही कहानी शायद वो छुपाते भी हैं.
सच्चाई क्या है तेलंगाना की, ये बताइए। मैं एक बात बताता हूं। पहली बात तो मोदी साहब को थोड़ा विदेश छोड़ के स्वदेश में ज्यादा घूमना चाहिए। पहली बात वो कहूंगा, क्योंकि वो तेलंगाना आए ही नहीं, आए तीसरी बार 5 साल में तीसरी बार तेलंगाना आए, तो क्या जानेंगे वो। और हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो क्या पता चलेगा। आम आदमी से बात करें, आके नीचे उतरे जमीन पे, आम आदमी से बात करें 2-4 बार और पूछे 24 घंटा करंट मिलती है कि नहीं पूछे। और आज पूरे देश में जितने भी बीजेपी के राज हैं, उनसे ज्यादा बेहतर यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं। आज दिसंबर 7 वाले चुनाव, चाहे मोदी साहब कुछ भी कहें, मिसेस गांधी जो भी कहें, लोग कहेंगे तेलंगाना के, और लोग बताएंगे किसने क्या किया और किस कदर यहां की गवर्नमेंट चली। सर, बड़ी मजेदार बात है कि आपने जो असलियत बताई तेलंगाना की यहां पर, उससे जो हमारे दर्शक हैं उनको प्रतीत होगा कि तेलंगाना तो वाकई बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है। भाई मैं एक बात बताता हूं आपको, 24 मैं आंकड़ा, आपने चूंकि आंकड़े की बात करी, 2014 से लेकर 2018 तक के मैं आंकड़े लेके आया हूं एक ही सेक्टर एजुकेशन के। 2014-15 में 11.2 यानी 11.2% was the expenditure in education as a share of total expenditure in your government, sir. In your government, that figure has consistently come down from 10, and in 2018-19, according to the Reserve Bank of India report, your figure is 7.5%. Now you tell me, farmers are there is a reduction in farmers committing suicide. आप कहते हैं कि यहां पर सब कुछ बड़ा सुनहरा है, लेकिन यहां पर देखिए आंकड़े क्या दर्शाते हैं। तो सच्चाई क्या है ये बताइए। चौबे साहब, 2 चीजें हैं। तेलंगाना बनी थी एक नारे पे, नीलू निदुलू नियामकालू, which roughly translates into justice in water, in the funding that is allocated to the region of Telangana, and the unemployment situation here. So our primary focus has been on water resources. In fact, I also have to share with you, since you mentioned Mr. Narendra Modi, I also have to tell you, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे हमारे जो दूसरा सिस्टर स्टेट हैं आंध्र प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दर्जा दे दिया पोलावरम को। पर हमारे यहाँ आज एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं दिया, पूछने के बाद भी। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने कालेश्वरम, इसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पालमूर लिफ्ट इरिगेशन। ये सारे प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो यहां पे तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा एकड़ में पानी खेती में मिलेगा। शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक राज्य में एक गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग more than 35,000 crores of rupees on one simple sector, and that is irrigation. You just heard our Deputy Chief Minister pointing out to the fact that Telangana has more than 24 lakh bore wells and tube wells. We wanted to change that situation, and therefore we focused excessively on water, drinking water and irrigation. So large chunk of the money that was spent in the last 4.5 years has gone towards alleviating your first question that you asked me, farm distress in the farming sector. We focused, we obsessed in fact on ensuring that our irrigation projects are completed expeditiously. That's why you see obviously a bit of reduction in other sectors. But I have to tell you, even in education, we have done some revolutionary things. 3 lakh students in Telangana today undergo what is called as a residential system, your school system. But why are you spending less on education then? The point I'm trying to make is, whereas our priorities may have changed a bit, but the fact is, in Telangana, in education sector, 3 lakh students currently get, education in English medium, where we spend 1,20,000 rupees on each and every child. In fact, even in the Muslim community, in fact, we have Gurukul schools, because हम believe करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तालीम में ताकत है। अगर किसी को निकलना है अपने पसमंदगी से, अपने पॉवर्टी से बाहर, तो एक जनरेशन को अगर ठीक से ट्रेन करो तो जरूर उनका फायदा होगा, नतीजा अच्छा होगा। स्वामी जी हमारे साथ हैं और आपके बाद में स्वामी जी से सब सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भी आरोप है कि आप एक विशेष प्रकार की आप राजनीति आप अपना रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस देश में जितने जो मुख्य दल हैं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहां की जनता कभी भूलेगी नहीं खम्मम में कैसे बेचारे किसानों को उनका हाथ बांधकर, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे लैंड एक्विजिशन पे, उनके खिलाफ ज्यादती की गई। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपकी सरकार ने अपने आप ही, जो लैंड एक्विजिशन की बात थी, आपकी सरकार ने अपने आप ही एक नया कानून बना डाला और बेचारे गरीब किसानों का कोई भला नहीं हुआ। सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी
सुधाकर रेड्डी साहब वो क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज केसीआर गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. नाउ माय पॉइंट इज सर, you are repeatedly telling me all these facts are wrong. Now if all these facts are wrong, let me put it this way to you. Are you worried that this election, ये जो महाकुटुंबी जो आपके सामने आ गई है, टीडीपी, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस सी गई है, इसलिए आपके पिताजी कभी गए ममता बनर्जी के पास और फिर बाद में बोलते हैं कि राहुल गांधी तो देखिए क्या नेता है. पहली बात तो यह है चौबे साहब की एक पार्टी से टक्कर लेने के लिए आज 4-4 पार्टियां इकट्ठे हो गए यहां पे. एक महागठिया बंधन बन गया है यहाँ पे. महागठिया बंधन. एक नया डेफिनेशन वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी एक दूसरे से 30 साल 40 साल लड़ते आई, जिस पार्टी को एनटीआर साहब ने यहां बनाया कांग्रेस को दफनाने के लिए, वो पार्टी जाके आज मिल जाती है अपने कांग्रेस पार्टी के साथ ना. इसको महागठिया नहीं तो क्या कहेंगे आप, पहली बात तो. और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब राहुल गांधी, अमित शाह जी, राजा जी, सुधाकर रेड्डी जी, इनसे तो हमारा मुकाबला है. हम लोग इलेक्शन में हैं यहां पे. अब वो तो हमारे जो चीज हमने अच्छा किया उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, और वो तो यही कहेंगे कि टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई, ये हो गया वो हो गया. मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल बात है. अगर राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि यहां पे हमने किसानों के साथ ठीक सुलूक नहीं किया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने यहां पे 6 किसानों को फायरिंग में मार दिया था. उन्हीं की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2008 में. तो राहुल गांधी हैज नो राइट एंड कांग्रेस पार्टी हैज नो राइट टू टॉक अबाउट फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, बिकॉज जनता ने, इस देश की जनता ने उनको 50 साल तक मौका दिया देश को चलाने का. अगर 50 साल आप ठीक ठाक काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, फिर से आपको वही स्लोगन देने की जरूरत नहीं पड़ती. राजीव गांधी जब थे तब भी उन्होंने कहा नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ. आज भी राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ. अब 30 साल बाद, जिनमें 20 साल से ज्यादा आप ही राज किए हैं, फिर भी आप गरीबी अगर नहीं हटा पाएंगे तो किसको दोषी ठहराएंगे आप इस जनता के सामने आज एक बात का आप स्पष्ट जवाब दीजिए. और चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी में आप बैठे हैं, इससे मैं चाहता हूं कि आप और खुल के इस बात का जवाब दें कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ या आपका कांग्रेस के साथ रिश्ता क्या है आपका. राहुल गांधी जी को तो आपके पिताजी ने बोल दिया कि ये तो डम्बेस नेता है. साफ सीधा बात है सर. अब आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को जमीन पे रहना चाहिए, तो फिर आपकी क्वेश्चन क्या है? आना चाहिए, जमीन पे लाएंगी. इंडिया विल सरप्राइज मिस्टर मोदी इन 2019. आप देखते रहिएगा, क्योंकि उनको जमीन पे आना भी चाहिए और जब बोलते हैं तो संभल के बोलना भी चाहिए. मैं एक बात बताता हूं आपको, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी. वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी. ना हम बीजेपी के साथ ना हमारा कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस के साथ. अभी आज की डेट में पोस्ट आपको क्यों लगता है, मैं एक बात समझना चाहता हूं आप सब लोगों से. दिल्ली में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में या तो कांग्रेस है या बीजेपी है? दिस कंट्री इज नॉट बाइपोलर. This country has a lot of very, very strong political leaders and strong regional parties, and they can keep both BJP and Congress at bay. Why do you think that only either we have to sail with BJP or Congress? मैं एक बात पूछता हूं आपसे. प्लान ए था कांग्रेस, प्लान बी था बीजेपी, अब दोनों भी फेल कर गए. प्लान सी की जरूरत है तो क्यों, why not a federal front which can come forward, and why not somebody like KCR leading? फेडरल फ्रंट सर, ये है कहां ये फेडरल फ्रंट? ये तो मैं जानना चाह रहा हूं. अब फेडरल फ्रंट, मैं एक बात बताऊं चौबे जी, आपने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि भाई तुम बाहर निकल के आओ, वो बाहर निकल के आए, देखिए वो कहां चले गए. आप चौबे साहब एक बात पूछते हैं आपसे, 2012 में मोदी कहां थे? 2012 में किसी ने ख्वाब देखा कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2 साल में कुछ बदला कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी का एक बार पिक्चर बहुत जल्दी बदलता है, बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है. तो मैं आज आप नहीं जो देखना चाहते हो फेडरल फ्रंट बनते हुए, समय ऐसा भी आएगा जब आप खुद बैठेंगे, मैं यहीं पे बैठूंगा और फिर इंटरव्यू आप करेंगे, बोलेंगे भाई हैदराबाद डिसाइड करेगा दिल्ली में कौन सत्ता में बैठेगा. क्या कहीं क्या ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और चंद्रबाबू नायडू जी के बीच कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है क्या? भाई एक बात बताते हैं, चंद्रबाबू नायडू, आपने हैदराबाद का नाम लिया, हैदराबाद अमरावती इतनी भी दूर नहीं है. तभी तो कह रहे हैं हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू जो है शायद ही दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई है तो चंद्रबाबू नायडू है. हाँ बिल्कुल है. वो इसलिए है क्योंकि, चलिए टिक ऑफ करते हैं सबको. राहुल गांधी डंप नेता हुए, चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हुए, और मोदी जी को तो आपने बोला कि भाई वो तो जमीन पे ही नहीं रहते. तो इन 3 पार्टियों से तो आपका कोई मेल नहीं. चलिए आगे. मैं तो कह रहा था कि मोदी साहब को जमीन पे भी आना चाहिए और स्वदेश में भी ज्यादा घूमना चाहिए, ये भी कहा था मैंने. एक बात आपको बताते हैं, आज आप अगर इस देश को या तो एनडीए के चश्मे से या यूपीए के चश्मे से आप देखना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है. हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं.
We are neither dependent on BJP nor on Congress. Do you think it's possible for you? Why not? In today's polarized times, it's completely possible for you to have completely independent existence. It may look like it is polarized to you in Delhi, sir. There is an India outside of Delhi. I request you guys to come out of Delhi more often. I sincerely request national media to step out of Delhi more often, interact with people like us, interact with Aam Aadmi in different parts of the country. Then you will understand India. Because problem is, या तो आप चाहते हो या तो मोदी बैठे हैं या राहुल बैठे हैं. आपको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन है, देश के पास और कोई नहीं है. बहुत सारे ऑप्शन है. इस देश की जनता बहुत समझदार है. उनकी समझदारी जब दिखाना है तब दिखाएंगे. आप कौन से वो नेता हैं? वो कौन से मुख्य? ममता बनर्जी जी से चर्चा चल रही है आपकी, चूंकि ये फेडरल फ्रंट है. ये फेडरल फ्रंट के तो मायने और इसके स्वरूप इतने होते जा रहे हैं ना. कहीं भी दो आदमी बैठते हैं, अखिलेश यादव मायावती का एक फेडरल फ्रंट है, चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी का एक फेडरल फ्रंट है. आपका कौन सा फेडरल फ्रंट है? मैं चौबे साहब एक ही बात कहता हूं. फेडरल फ्रंट का एजेंडा ये नहीं है कि हम 2019 में किसी भी हाल में सत्ता में आए और किसी से गद्दी छीन लें. ये हमारी एजेंडा नहीं है. हमारी मंशा ये है, हमारी एजेंडा ये है कि इस देश में एक बात का चर्चा होना चाहिए. देखिए, आज वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक बात हुई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की. आज अगर आप इस देश का हालत देखें, देयर इज 70,000 TMC ऑफ वाटर in all the rivers in India put together. Ganga, Brahmaputra, Krishna, Godavari, Kaveri, everything put together. This country has 40 crore acres of irrigable land. And this country's drinking water needs also require about 5,000 TMC of water. Had there been a government, had there been a party which is truly national in character, अगर उनका बस चलता, मोदी साहब या जो भी प्रधानमंत्री है, उनका बस चलता, अगर उन ठीक से काम करते हैं, 70,000 TMC पानी में से आप 45,000 TMC पानी अगर ठीक तरह आज इस देश में बंटवारा करते उसकी, तो इस देश में कोई किसान आज दुखी नहीं रहता. हर कोई इंच जो इरिगेबल है, 40 करोड़ एकर्स ऑफ लैंड, उसके लिए पानी मिलता खेतीबाड़ी के लिए. और दूसरी तरफ हर घर को नल के सहित पानी हम दे सकते हैं. आज तेलंगाना में वो प्रयास हम कर रहे हैं. 1 करोड़ एकड़ जमीन में पानी देने की प्रयास हम कर रहे हैं. जून 2019 तक वो पूरी हो जाएगा. और 1 महीने में यहां पे घर घर नल के सहित पानी देने वाला प्रोग्राम हो जाएगा. तो मैं बस सिंपल बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई प्रधानमंत्री सीरियसली कोशिश करते हैं, कोई भी, ये क्या नहीं हो सकता क्या 70 साल आजादी बाद इस देश में ऐसे विलेज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं है. ऐसी अवस्था आज लोगों की है. और एक बात मैं कहता हूं, 70 साल आजादी बाद एक प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं लाल किले पे और बोलते हैं भाई आप शौचालय बना लो. ये कहां हम जा रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैव फेल्ड दिस कंट्री एंड दिस कंट्री नीड्स टू स्टार्ट लुकिंग एट other options and other alternatives. How will this come up? Okay. How will this third alternative come up? I don't know at this point in time. But जब वक्त आएगा तो जरूर उसका उत्तर आपको मिलेगा. क्योंकि 2019 इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि या तो बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों में से किसी को अपने आप मेजॉरिटी मिलेगी. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. I'm waiting to hear Dr. Swami on all those points that you're making. But just to quickly maybe do a quick poll, maybe यहाँ पे अगर जो लोग आए हैं हमारे साथी लोग यहाँ पर दर्शक, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो कृपया अपना हाथ उठा के अपना नाम देके, यहाँ पे मैडम जो सामने बैठी हैं इनको दीजिए कृपया माइक, अपना नाम बता के. हाय, आई एम साहिती. आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस KTR गारतोटी. सी, आपने एक बार बोला था कि एक गड्ढा दिखा दो रोड में, हम आपको एक गड्ढा मतलब वो पैथोल्स होते हैं ना, स्पॉट होल्स, एक गड्ढा दिखा दो रोड में. She is a BJP supporter. She wants to have तो पहन के आई है, कोई बात नहीं. बच्चा पूछ लो. डेमोक्रेसी है. मतलब आपने कहा था कि मोदी जी को जमीन पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आपने कहा था कि एक गड्ढा दिखा दो, हम आपको 1,000 रुपए देंगे. तो अभी आप बोलिए कि एक एक गली में आप कितना गड्ढा मैं मतलब अब इतना दिखा दो, तो मैं आपको 100 से कम नहीं, मतलब मैं दिखा दूंगी. हाँ चलिए, ओके. और पूछते हैं. और वो पीछे भाई साहब जो हाथ उड़ा रहे हैं अपना. नहीं, आपकी तरफ से हो गया. आप तो बीजेपी का वो लगा के आए, उनका सवाल हुआ अभी आपके पास आता. वो जो पीछे मैं कह रहा था, पीछे सबसे पीछे. You packed the room full of BJP supporters. No, well, BJP also has a right to question you. They have a right to question you. Yes, go ahead, sir. Hello, namaste, lot sir. more to answer. That is the problem. I'll come to you, sir. एक बार सुन लूं उनकी बात, then I'm coming to you. Hello, yes, namaste, yes. sir. Absolutely. हाँ. तेलंगाना स्टेट जब से कायम हुआ,
यहाँ पर मुसलमान इतने महफूज है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे हुक्मरान हमको पैदा किया। क्योंकि ये टीआरएस के नहीं खुसूसन नहीं अच्छा, सवाल क्या है? मैं सवाल पूछिए, एक मिनट सवाल पूछिए, जरा पूछने दीजिए। थोड़ा आप लोग मर्यादा बना के रखते हैं, शांति बना के। नहीं एक खुसूसन I just thought, maybe people have been listening. मेरा सवाल क्या है? मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर कांग्रेस के भी लोग हैं। केसीआर साहब ने जहां तक रिजर्वेशन का मसला है, दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया और पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट भिजाया, लेकिन आज तक कांग्रेस की जबान पे 12% का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस कभी इसको देती बोल के नहीं बोली। अच्छा, हमारी रियासत के वजीर आला कम से कम पूरा दोनों ऐवानों में मंजूर करके इनको माइक दीजिए। हाँ, आप हमारे साथ यहाँ करें। आप बताएं किससे आप कुछ मेरा नाम विनय कुमार जैन हुआ। मेरा केटीआर गारू से एक क्वेश्चन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा करी, तो हमारे तेलंगाना में उसको लागू नहीं किया गया। आरोग्यश्री है, उसमें सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, अगर आयुष्मान भारत को यहां लागू करते तो उसे 5 लाख रुपए मिलते। ओके, एक सवाल और फिर उसके बाद फिर देन ही आंसर। जी सर, आई एम इनामुर रहमान, आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी सर। ओके, गुड। As a Muslim, as a citizen of Hyderabad, as a citizen of Telangana, as a supporter of Telangana, I would like to ask from a Muslim standpoint, but as a citizen also, that what are you doing about the encounter killings in the Aler incident, sir? That is a big blot on the face of the TRS. That's one question. Other question is, sir, that the school managements, they are literally running away with all the earnings of the suffering parents. There is no control on fee structuring as far as the schools go, and there is a tremendous demand about it, and nothing seems to be getting done by your government. Can I put it this way to you, sir? Across the country, and I wanted to, it's good. इस राउंड को जरा समझ लें इनसे। एक देश में एक भावना पैदा हुई है कि कुछ दल हैं जो सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करते हैं, कुछ दल हैं जो सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। टीआरएस में और यहां पर भी हम देख रहे हैं, असादुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं आईएमआईएम के, वो शायद आपके साथ कहीं खड़े हुए दिखते हैं। आई टोटली डिसएग्री। यू डिसएग्री विद? एब्सोल्युटली, बिकॉज उनके कुछ कथन ऐसे हैं जो कि दर्शाते हैं कि वो शायद आपके साथ। नहीं, पहली बात तो ये बताते हैं। तो आप किधर खड़े हैं ये बताइए। I'll tell you one thing. Please understand, I don't know if you're going to spend some time in Hyderabad for a bit, but please do understand why BJP is facing an extinction threat in Telangana today. Because उनके 5 विधायक हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक को भी वापस जीत के आना नहीं है और 100 से ज्यादा सीटों में उनके डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे। आप देखिए। दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छी बात है, आप क्लियर कर दीजिए। सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना में ऐसे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब जो खुद के धर्म पालते हैं और ही practices what he believes in. He is a strong, devout Hindu who performs one of the biggest yagas ever performed by any chief minister of this country, the Maha Chandi Ayuta Yagam. Nobody has done that in the past. And he builds temples, he builds with Yadadri temple, on par with one of the best in the country. He's built it with more than 400 crores of rupees. मैंने देखा कितना 5 करोड़ रुपए लॉर्ड बालाजी टेम्पल है तिरुमला, गोल्ड ऑर्नामेंट्स 2016 में 11.7 kg गोल्ड क्राउन वर्थ ओवर 3 crores टू गॉडेस भद्राकली। 2015 में यू वर क्रिटिसाइज्ड व्हेन यू वर डूइंग दिस अयोध्या चाहता मंदिर। क्रिटिसिज्म तो मिलते जाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे उसमें। तो ये सब क्या है? ये बिलीफ है कि ये पॉलिटिक्स है जो इतना पैसा जो खर्चा किया जा रहा है? बात सिंपल है। मैं आपसे आज फिर से कह रहा हूं, यू सीम टू हैव अ वेरी सिंपल वर्ल्ड व्यू विच इज दैट वर्ल्ड या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, हिंदू है मुस्लिम है, गोरा है सफेद है या ब्लैक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रे शेड्स, सर। लेट मी पॉइंट आउट, एंड लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट, the chief minister here is a man who believes and who practices in what he believes in, which is Hinduism as a faith. But at the same time, he's been taking care of all sections of the society irrespective of their caste, creed or religion. Okay. So it could be a poor Muslim or a poor Hindu or a poor Christian or a poor Sikh. Anybody in Telangana today cannot complain of discrimination like in other states. So you're not trying to woo as you do? Absolutely not. In fact, we go on the socio-economic basis, and in fact,
One gentleman here talked about reservations as well. Let me also point out, the reservations that we are proposing is on socio-economic basis and not on religious basis. Okay. The second thing I would also like to point out, Justice Rajendra Kumar Sachar ji, who is a very respected and eminent Supreme Court judge, was appointed, whose committee was appointed by the previous government in Delhi, had submitted a report that the socio-economic status of the Muslims in this country is far worse than that of SCs and STs. So therefore, if some government actually is wanting to come forward and give reservations, as was promised by our Chief Minister, I think it should be looked at from the socio-economic angle and not necessarily from the religious angle. That's the point I'm trying to make. On that note, let me thank you, sir, for joining us. All candid answers coming from you. Always a pleasure speaking to politicians who give it as much as they get it. Thank you so much. Thank you so much. KTR, I'll take this fine. KT Rama Rao, ladies and gentlemen, huge round of applause. Huge round of applause. Let me welcome our next big guest then. On that note, man who needs no introduction, Dr. Subramaniam Swamy, Rajya Sabha MP. आप सब लोग उनको संसद में भी देखते हैं, टीवी स्टूडियोज में भी देखते हैं. स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो आइए स्वामी जी की जीवनी पर एक प्रकाश डालते हैं. मैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा के सदस्य को ईश्वर के स्मरण रखकर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा. सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं. वो सन 2016 से राज्यसभा के रुकन हैं. स्वामी मुल्क की सियासत में अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वो टीवी चैनलों पर भी होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहते हैं और अपनी बात न सिर्फ मौसर ढंग से रखते हैं, बल्कि अक्सर औकात अपने जोरे बयान से अपनी मुखालफीन को इधर उधर झांकने पर मजबूर कर देते हैं. सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के बानी रुकन थे और 2013 तक जनता पार्टी के सदर रहे, लेकिन उन्होंने 2013 में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली और इसके साथ ही उनकी पार्टी का बीजेपी में इंजमाम हो गया. वो सन 1974 से 1999 तक 5 मर्तबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए. सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रशेखर हुकूमत में काबीनी वजीर थे. 1994 में सुब्रमण्यम स्वामी को मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने कमीशन ऑन लेबर स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का चेयरमैन मुकर्रर किया था. 1978 में स्वामी ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सन्स के रुकन थे और उन्हें जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मदऊ किया गया था. सुब्रमण्यम स्वामी ने प्लानिंग कमीशन के रुकन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी. सुब्रमण्यम स्वामी की पैदाइश 1939 में तमिलनाडु के मयलापुर में हुई. उनके खानदान का आबाई वतन मदुरई था. बाद में उनका खानदान दिल्ली मुंतकिल हो गया. स्वामी ने मुआशियात में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की. 2G स्पेक्ट्रम घपला मामले को मंजर-ए-आम पर लाने में भी स्वामी का अहम रोल रहा. इसके अलावा उन्होंने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करते हुए अदालत से इस्तदा की कि अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर राम मंदिर की तामीर की इजाजत दी जाए. सुब्रमण्यम स्वामी कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं. स्वामी हिंदुस्तान की सियासत में काफी सरगर्म शख्सियत कहे जा सकते हैं. ओके, सोनम स्वामी जी, बस से सर वो जो एवी जो चल रही थी उसका जो लास्ट हिस्सा था जहां पे म्यूजिक जोर से बजता है वो आपके व्यक्तित्व को सबसे अच्छे से दर्शाता है. क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आप कभी भी किसी से बैर लेने में आप पीछे नहीं हटते. वो विपक्ष का भी हो सकता है, वो आपकी अपनी पार्टी का भी हो सकता है. आज यहां पर मैं देख रहा हूं काफी हमारे साथी आए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय से भी आए हुए हैं. बहुत से लोग मुझको बार बार बोल रहे हैं कि आपसे जरूर सवाल पूछना है, तो करेंगे. कुछ चंद सवाल मैं पहले पूछता हूं सर, एंड देन वील ट्राई एंड वील गेट द हाउस ओपन. सो फर्स्ट लेट मी बिगिन विद यू सिंस दिस इज न्यूज 18 agenda Telangana, sir. You just heard Secretary Rama Rao. What do you make out of the claims that he's making that the state of Telangana today has completely changed
and that he is one individual, his party is a party which can afford to remain independent, completely एक अपनी अलग वजूद वो बना के रह सकते हैं. क्या आपको लगता है ऐसा संभव है सर? First of all, the son of the chief minister attacked Modi on the grounds that he's बाहर रहते हैं वो, he's going abroad very often and should be more rooted in India. And yet, in their announcement, they said they'll make Hyderabad into a London. Why can't they say we'll make it into the Ramchandraji's Ayodhya instead of some foreign? So the mentality is like that. Second, he talks about merit, but their family is a family property. The party is a family property. In fact, all the parties are family properties. Only party which is a party of cadre is BJP. And this young crowd, which is now 30% of the electorate, that has to be told that it doesn't matter where you are born. It is how much effort you put in and come up. That is the message that the BJP is going to give. Moreover, look at the promises they are making. They are unconstitutional, some of them. 12% will be reserved for Muslims. That is not permitted under the Constitution. So they are bluffing the Muslim community, or they are ignorant of the Constitution. Both are bad for our democracy. You cannot give religion-based reservations in our Constitution. You know, both the Congress and the TRS have come in for a lot of criticism, क्योंकि दोनों ही दल अपने-अपने जो उनके मैनिफेस्टोज हैं, वो उसमें ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम मुस्लिम समुदाय के लिए, हम कांग्रेस के बारे में तो बताया गया, लेकिन कांग्रेस उसको आधिकारिक तौर पर उसको डिनाई कर रही है कि हम कोई अस्पताल बनाएंगे, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे. लेकिन स्वामी जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ गया है, जस्टिस सच्चर की रिकमेंडेशन है वो आपके सामने है कि वो पिछड़ गया था आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, क्या बेहतर होता कि अगर हम लोग वाकई सकारात्मक एक रवैया अपना के रखते रिजर्वेशन के प्रति? देखिए, रिजर्वेशन जिनको समुदाय ने या समाज ने दबाया है उन्हीं के लिए है. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. मुस्लिम समुदाय को नहीं दबाया आपके मुताबिक? मुस्लिम तो यहां 600 साल राज की, और आज वो कहते हैं हम पिछड़े हैं. तो 600 साल क्या कर रहे थे? लूटमार कर रहे थे क्या? ब्राह्मण भी आज गरीब है, क्षत्रिय भी का गरीब है. वो तो रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, वो तो आत्मसम्मान का सवाल समझता है. ये मुसलमान क्यों नहीं ये समझता कि मैं रूलिंग क्लास था इंडिया में, 600 साल था, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते में आ सकता हूं. ये भीख क्यों मांग रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए? क्या ये भीख है सर, या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मौजूदा सरकार होती है उससे अपील की जाती है? नहीं, कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है. पहले तो मैंने कह दिया ये असंभव है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं. लेकिन ये मांगना भी गलत है. ये मांगना भी गलत है. तो चलिए दूसरे मुद्दे पर आता हूं. अभी देखिए, यहां पर कुछ साथी थे, जब के.टी. रामाराव साहब यहां पर बैठे थे तो वो कह रहे थे कि साहब टीआरएस से देखिए मुस्लिम समुदाय के लिए कितना कुछ किया. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि इस देश में इस वक्त राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है. एक और तो हम देखते हैं जब ऑफिशियल तौर पर, ऑफिशियली बात होती है तो वी आर ऑलवेज टोल्ड हैप्पी डेज आर हियर, अच्छे दिन हैव कम, इंडियन इकोनॉमी इज चेंजिंग. बट येट आई सी, एंड मोर सो इन दिस राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस, I am seeing repeatedly the focus is on whipping up emotive issues. किसने किसको क्या भाषा, किसने किसको बोली, किसने किस धर्म विशेष के बारे में क्या बोला, जाति विशेष के बारे में क्या बोला. क्या इस देश में इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड नामक कोई चीज होती है क्या सर? नहीं, मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करेगी तो कोई नहीं ऐसी बातें करेगी. नहीं तो मीडिया क्या करेगी सर? और क्या आप रिपोर्ट मत करिए. हम रिपोर्ट, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो आप रिपोर्ट करते हैं. मैं कहता हूं कि आप ही उनको मजबूर करिए, पॉलिटिशियंस को, कि इश्यूज में बात करिए और उस पर उसको हम रिपोर्ट करेंगे. परंतु कोई कुछ कह दें, उसी को आप ज्यादा चलाते हैं. आप सर इतने लंबे समय से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं. सो अनदर पॉइंट दैट I'm at a loss to understand this. Yes. It's your party, sir. Yes. Which has been in power for over 15 years in Chhattisgarh. It's your party which has been in power for over 15 years in Madhya Pradesh. Your party has been in power for the last 4.5 years. Yet I see the entire electoral discourse now, sir,
is on abusing and bashing the Congress party. अरे भाई वो तो विपक्ष में चली गई, आप अपनी बात क्यों नहीं करते ये बताइए? No, there's not on bashing. It is on replying to what Congress says. Congress says that Narendra Modi's mother, something about her, talking about her old age. Then they say that he doesn't know who his father is, or we don't know who his father is, as if we know the Nehru family is whose child. We don't know. We don't go into it that at all. What I am saying is we take an individual as he is. But when you have based yourself on your family, your party is only on the family, there is no merit, then you only will start talking like this. So he is given a reply. But don't you think, sir, that when it comes to the question of dynasty, all parties today have been hit by dynasty. There are enough dynasties which are mushrooming within the Bharatiya Janata Party also. Does it really matter, sir, at the end of the day? No. Industries, did you say? Political dynasties jo hoti hain, dynasties are not at the apex level. Not at the apex where level. The decisions are made. You can tell me is Amit Shah son of anyone you know? Is Modi a son of any politician you know? Am I a son of any politician you know? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन चाहे राजनाथ सिंह जी हैं, चाहे आपके मध्य प्रदेश के नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं. It is one thing to have a person who becomes an MLA who happens to be his son. We don't discriminate against somebody because he is somebody's son. But in terms of the power structure of the party, you have to see. The power structure of KCR's party is family based. अच्छा, मैं यहीं पे जो जनता बैठी है इनसे एक स्ट्रॉ पोल ले लेता हूं. आप में से कितने लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं? मैंने अभी स्वामी जी से सवाल पूछा मैंने कि देश में राजनीति मुद्दों पर आधारित है, क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है मुद्दों की बात करती हैं या मुद्दों से भटकाने की बात करती हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वाकई मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है? हाथ उठाइए जरा, ये देखिए जरा. कोई नहीं. तो ओवरवेलमिंग कंसेंसस की कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करती, और मुद्दों से भटकाने पर जब चर्चा होती है तो क्या सब पार्टियां यही करती हैं? हाथ उठाएं. अब आप सर इस जनता को आप कैसे जवाब देंगे कि मुद्दा दरअसल क्या है? मैं भी अभी आप जानते हैं कि मैं भी बहुत देश में घूमता हूं. मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं साहब विकास की बात करिए, विकास चाहिए. ये क्या है? विकास का क्या मायने है स्वामी जी? विकास नरसिम्हा राव ने सबसे अधिकतम विकास किया था. उसकी पार्टी की क्या हाल जब हुआ पता? और उनका खुद का क्या हाल हुआ? हाँ, उनका खुद का भी क्या हाल हुआ? वही आधा हो गया था पार्टी की शक्ति. बट अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग बोले, बीजेपी का क्या हाल हुआ? आधा हो गया था. मोरारजी देसाई विकास की बात की, दामों को बहुत कम किया, पार्टी का क्या हाल हुआ? 1/10 हो गया. तो ये विकास मत करिए. इस देश में अनेक और चीजें भी हैं. इस देश में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हमारे समुदाय में जो आतंकवाद है उसको कैसे मिटाना वो भी सवाल है. इन चीजों में भावना बढ़ती है और उस भावना पर इलेक्शन होती है. इलेक्शन किस पर होता है? भावना पर होता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पर? परफॉर्मेंस में मैंने अभी तक हमारी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा कि सिर्फ परफॉर्मेंस में किसी ने वोट दिया है. नरसिम्हा राव का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया, मैंने इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दिया. तो क्या इसलिए सर ये जो राम मंदिर की इतनी चर्चा हो रही है ये इसलिए हो रही है क्या? क्योंकि समझ में आ गया कि भाई देखिए रिपोर्ट कार्ड पे तो चुनाव नहीं जीता. राम मंदिर का कमिटमेंट है, बहुत पहले से कमिटमेंट है, आंदोलन हुआ है और राम मंदिर बनाने के निश्चय बीजेपी ने नहीं किया. बीजेपी कहीं नहीं है इसमें, सिर्फ मैं हूं कोर्ट में और बाहर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद है. बीजेपी कहीं नहीं है इसमें, तो बीजेपी को मत घसीटिए. सर प्लीज एक्सप्लेन टू ऑल आवर व्यूअर्स टुडे अक्रॉस द कंट्री. अभी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे वाज इन अयोध्या. And I keep seeing Yogi Adityanath ji, UP Chief Minister, your dear friend, keeps making references to Ayodhya. Do you really think, sir, by 2019, by the month of, let's say, March, April, when election will be held, क्या वाकई संभव है इस मामले का समाधान? संभव है. कैसे? अब दो याचिका हैं सुप्रीम कोर्ट में. एक जो सुनी वाघा बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है, और दूसरा है मेरा, जो कहते हैं मेरा मूलभूत अधिकार है वहां पूजा करने के लिए. और मेरी पिटीशन की अभी डेट नहीं फिक्स हुई, जनवरी के बाद होगी. और वो पिटीशन बहुत सीधा है, उसमें तो हम दो हफ्ते में जीत जाएंगे. आधा तो हम जीत ही गए कि जो मस्जिद है
मस्जिद है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मस्जिद को तोड़ सकते हैं, मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं, अधिकृत रूप से गुंडे बदमाश जाकर नहीं कर सकते, परंतु सरकार कर सकती है। ये जजमेंट में है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आज हम चूंकि तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में गए होते तो शायद मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन यहां पर चूंकि यहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, यहां पर हमारे जितने जो मुस्लिम साथी आए हुए हैं उन सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है वाकई कि समय आ गया है 2018-19 में अब कि हम लोग मस्जिद मंदिर से आगे बढ़ के बात करें? क्या ऐसा संभव है? जितने हमारे यहां पर जो मुस्लिम समुदाय के जो हमारे मित्र आए हुए हैं, अगर आपको लगता है, सिर्फ हाथ उठा दीजिए, अभी सवाल जवाब बाद में करेंगे, आपको लगता है कि यह संभव है कि मंदिर मस्जिद से आगे के चल के बात की जा सकती है, तो वहां पर जो एक धारणा बन गई है कि मंदिर बनवा दिया जाए, वहां पर आप लोगों को लगता है कि मंदिर बन जाए, मुस्लिमों के लिए शायद वो चीजें जो भी स्वामी जी कह रहे हैं संभव नहीं है, वो संभव हो सकती है? क्या आप लोगों को लगता है? नो, पॉसिबल नहीं है वो, नेवर। अच्छा, चलिए, पॉसिबल नहीं है। तो स्वामी जी, अगर ये नेवर है और पॉसिबल नहीं है, और भले ये छोटी सी ऑडियंस हो, लेकिन सच्चाई तो ये भी है सर कि आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि साहब इसका तो सोल्यूशन एक ही है कि यहां पर पहले आप मंदिर बनाइए और कोई सोल्यूशन है नहीं, अगर कोर्ट का फैसला नहीं आए तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बलून बन के नहीं रह जाएगा? नहीं, कोर्ट के संविधान में दो प्रकार के रास्ताएं हैं। एक रास्ता है कोर्ट के जरिए, जहां विवाद जो होती है उसको लेकर वहां फैसला होती है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो पार्टी है वो मस्जिद बनाने की याचिका में कहीं भी जिक्र नहीं है। वो कहते हैं ये बाबर ने इस जमीन को लिया, हम उनके वारिस हैं, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें ये प्रॉपर्टी दे दीजिए, ये उनका डिमांड है। हमारे जो मंदिर बनाने का वो दूसरा है कि राम यहाँ पैदा हुए, ये हमारी आस्था है, और कोई जगह नहीं है देश में जहां राम पैदा हुए थे, तो यही मंदिर पहले था और दोबारा बनेगा। हमारे एक साथी हैं तहसीन मुनव्वर साहब, वो बहुत बढ़िया शायर भी हैं, तो उनसे अर्ज करूंगा कि ये मंदिर और मस्जिद के बीच का जो विध्वंस लगातार जो चलता रहता है, जो कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है तहसीन भाई, इसके ऊपर दो पंक्तियां आप कहें, क्योंकि स्वामी जी ने देखिए आज बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा साहब ये इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड वगैरह पे कोई इलेक्शन नहीं चलता है, तो भावनाओं की बात करिए। मैं भले ही एज ए रिपोर्टर एंकर में बोलता रहूं साहब मुद्दों की क्या बात हो रही है, और यहां पर देखिए जनता जनार्दन ने सब जानती है, अभी जनता ने क्लियर तौर पर बोला कोई मुद्दों की बात नहीं करता। स्वामी जी के लिए मंदिर और मस्जिद के कॉन्टेक्स्ट में जरा एक शेर हो जाए आपसे। नहीं, मेरे ही दो शेर हैं, और बेसाख्ता हम अपने न्यूज 18 उर्दू पर दिखाते हैं खास बात में, तो वही दो शेर हैं कि उसको हर गांव याद आता है, उसको हर गांव याद आता है, सुबह शाम याद आता है, जब चुनावी बुखार चढ़ता है तो और ज्यादा याद आता है, तब उसे राम याद आता है, तब उसे राम याद आता है, जब चुनावी बुखार चढ़ता है तब उसे राम याद आता है। The question is this, that on one hand we are being told, and again I'm only drawing your references to facts, sir. On one hand we are being told, sir, Indian economy is in great hands, right? Indian economy is in great hands, is in safe hands. Apparently it's growing. According to you? Well, according to the government, your party. Yeah, okay. Because India has now climbed, 23 places on the ease of doing business. That's not economy. Okay. That is deregulation. So do you believe, let me put it this way, sir. अगेन एक जो चर्चा का जो आजकल माहौल बना हुआ है, और आज ही बल्कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की आज पार्लियामेंट में पेशी भी थी उनकी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, आप ही के मित्र गुरुमूर्ति जी, जिनका ये मेरा नहीं है वो, अब वो नहीं है आपके मित्र? वो नहीं, कब था मेरा? अच्छा, वो मुझे लगा ये तुम्हारा है। अच्छा, मेरे तो सभी मित्र हैं, चलिए मेरे तो सभी मित्र हैं। लेकिन मुझको ये बताइए सर कि ये जो पूरा जो डिबेट चल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो उनके रिजर्व कैश है उसको सिस्टम में लेके आया जाए, बैंकों को उसको दिया जाए, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? नहीं, मैं खिलाफ हूं उसका। वो एक फेल सेफ एक रिजर्व है फॉर क्राइसिस, उसको छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं चाहिए उसको? घर की जैसे वो आर्थिक संपदा होती है, घर का फैमिली स्लेवर, बिल्कुल, इट्स अ फॉल बैक रिजर्व, इट शुड नॉट बी टच्ड। What does it show, sir? If the government is going to that degree, it shows that the finance minister doesn't know any economics. That's what it means. He doesn't know any economics. Okay. If I was to then ask you, sir, that if on the economy front, according to you, the story is not good. Yeah. What about the internal security front, sir? What's the story there? Where? The internal security front. Internal security, we have made a lot of progress. In fact, that whole thing that happened with the Burma border is completely now over.
we are having peaceful elections in Nagaland. We are in Mizoram, BJP is going to make an entry now in a big way. So the Northeast seems to be quite calm. Kashmir, after the dismissal of the Mehbooba government, now there's a great deal of progress in bringing about eliminating terrorists who have been entered into our thing. I think we have done very well. We have finished off LTT in India. So therefore, I think we have done a lot of good work on internal security. There's been hardly any major explosion of terrorists in our country in these last 4.5 years. So you think our track record on the internal security front is yes, is superb. Is far better. Yes, superb, far better, of course. Okay. एक आप कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ कश्मीर के भी संदर्भ में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बट मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं और मैं जब से आया तब से लोग लगातार यही कह रहे थे कि भाई सवाल आपसे जरूर पूछने हैं। आइए पहले इनको दीजिए। स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप बहुत बुजुर्ग खायत है इस मुल्क के। आपने रिजर्वेशन के बारे में कहा था अभी, तो रिजर्वेशन में आपके सामने एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ की जो सरकार जो रिजर्वेशन प्रपोज की है वो कोई रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, बल्कि जैसा कि अभी आपने सुना मिनिस्टर केटी रामाराव साहब ने कहा कि ये सोशियो इकोनॉमिक जो मुसलमानों का जो स्टेटस है उसके ऊपर है। और दूसरी चीज रही कि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये ओरिजिनल मुद्दा बीजेपी के था, मगर अभी सीपी जोशी साहब ने कहा कि इफ कांग्रेस कम्स टू पावर ओनली कांग्रेस कैन बिल्ड राम मंदिर। सो डू यू थिंक दैट कांग्रेस इज ट्राइंग टू हाईजैक दिस एजेंडा फ्रॉम बीजेपी? कोई हर्जा नहीं, उनको हाईजैक करने दीजिए, परंतु उनको मौका नहीं मिलने वाला पावर में आने के लिए, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। जहां तक ये सोशो इकोनॉमिक आपने कहा, इसमें मिथ्याचार है, क्योंकि आप उन मुस्लिम में जो सोशली बैकवर्ड हैं ऐसा कह रहे हैं। आई एम सॉरी, कैन नॉट मेक दैट कैटेगरी, दैट ऑल्सो इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यू कैन से बैकवर्ड क्लासेस, इवन यू कैन नॉट से बैकवर्ड कास्ट। जो मंडल कमीशन में हुआ था, that has been modified in the order. They are saying backward classes. That is the language in the constitution. किसी एक समुदाय जो पैदाइश के आधार पर कैटेगरी बनाई जाएगी, no, not possible. Therefore, the statement made by the TRS in saying that Muslims will get 12%, whether they are backward, special category within the Muslims or not, that is unconstitutional. Okay, and I think there was an order which was given by the Supreme Court also in the context of Maharashtra, when the Congress NCP government attempted to do the same, which perhaps would address that. जी, अपना आप नाम बता दें सर। मेरा नाम राधा किशन है। मैं साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसी से सब प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे बेरोजगारी भी इसी से पैदा हो रही है, महंगाई भी इसी से हो रही है, भ्रष्टाचार भी इसी से है और प्रदूषण भी इसी से। तो आपसे और आपकी पार्टी से ये आपकी पार्टी का क्या, आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि इस जनसंख्या को नियंत्रण किस प्रकार किया? पॉपुलेशन कंट्रोल सर, इट्स बीन एन ऑनगोइंग डिबेट फॉर अ व्हाइल। पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या पर नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो परिवार पर छोड़ना है, और आप जबरदस्ती करोगे तो फिर नसबंदी जैसे माहौल पैदा होगा जो इमरजेंसी में हुआ। और मैं आपको कहता हूं 1952 से आज तक आप सेंसस के डेटा देखेंगे, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होगी। मुस्लिम में भी देखोगे, केरल मुस्लिम की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश हिंदुओं से कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिंदू जो हैं वो इकोनॉमिकली लोअर स्टेटस हैं कंपेयर टू। सर, इज इट पॉसिबल क्या हमारे देश में राजनीति इस कदर अब बदल चुकी है कि हम जाहिर तौर पर हम हिंदू या मुस्लिम का चश्मा लगाकर ही राजनीति को देख पाएंगे? नहीं, वो क्या पॉसिबल नहीं हमारे लिए इस चश्मे को उतार के रहना? सर, सवाल उठा ही जा रहा है। अभी टीआरएस ने तो यही उठा दिया है, 12% मुस्लिम को देंगे। क्यों? तो कभी टीआरएस उठाएगी, कभी कांग्रेस उठाएगी। नहीं, वही तो है। नहीं, ये सब शुरू कांग्रेस ने शुरू की थी। वो सोचते थे हम हिंदुओं की विभाजन कर देंगे और मुसलमान और क्रिश्चियंस को एक कर देंगे, ये माइनॉरिटीज को यूनाइट कर देंगे। हमने उल्टा कर दिया, हिंदूज को यूनाइट कर दिया और मुसलमान को शिया सुन्नी महिला पुरुष में बांट दिया है।
और अब तो बात गोत्र के भी चली गई है कि किसका क्या गोत्र है, अब तो उसके ऊपर भी चर्चा शुरू हो गई है। गुड इवनिंग स्वामी सर, आपको स्वामी कहा जाता है जबकि आप बगैर बियर्ड स्वामी है। सवाल यह था कि आपने जो अभी हम असली स्वामी नहीं है, हम नकली स्वामी। अच्छा, ये ठीक है। अब बात यह थी कि आपने कहा कि मुसलमान क्यों भीख मांगते हैं, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो है अपने मुल्क से, अपने वतन से अगर कोई मांगता है, हक मांगता है, भीख नहीं मांगता। पहली बात है क्लैरिफिकेशन। दूसरी बात, 600 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। देखिए जिन देहातों में, जिन शहरों में राजपूतों ने हुकूमत की है, वहां पे दलित, SC ST को कौन सी तरक्की मिली? मुसलमानों ने उनको तरक्की दिलाई है। और रही बात विकास के सिलसिले में, विकास जो अब तक पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो दिग्गज कायदीन बीजेपी है उनको औलाद ही नहीं हुई जो विकास, आखिर वो कौन सा विकास है? प्लीज आप सभी लोगों से मेरी खाली इतनी मेरी दरख्वास्त है, विकास प्लीज वो आप जो बोल रहे हैं प्लीज लेट्स बी थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर स्वामी इज इज अ पॉलिटिशियन, उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग उनसे जो सवाल पूछना चाहें पूछें, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। द फर्स्ट 2 points, डॉक्टर स्वामी, related to what I was saying, sir. Yes. Is it possible in this country to look at a political model which is not split between Hindu and Muslim? Yes, it or is. Is India only going to go through this process? If all parties agree that we will not mention the name Hindu and we will not mention the name minorities, it is possible. But this has never happened so far. In fact, the whole this division has come because the Congress party made the appeasement of minorities as their election plank. And they worked on that. In fact, Manmohan Singh went to the step of saying that Muslims have the first claim on our resources and Hindus only afterwards. So this kind of appeasement has created a backlash in the Hindu community. Can I also put it this way, sir? I sometimes wonder, is it really possible in a Hindu majority country like ours? Yes. Right, where Muslims are about 20%. Yeah. Is it possible if 80% people, start feeling insecure by 20%, sir? That also doesn't make us look That good. is what we are trying to change. The psychology of the Hindu, that you have been divided into caste, region, language, everything. You become one, then you don't have to have this psychology. Okay. And we get elected also. Okay. So good evening. My name is Abid Rasul Khan. I have 2 questions for you. You have been saying that the other parties are headed by families, yes, and they are dynastic. Yes. I would like to ask you, like your president and your prime minister both hail from Gujarat. Your president is accused in number of murder cases. He was barred from entering Gujarat. How proud are you of your president? But what's that got to do with the family? No, you please tell me, is the president of India, or the president of the party, and our prime minister, are they related by family? No. So that's your point. Just because he's from Gujarat. I'm also from Gujarat in the sense my wife is from Gujarat. I would like to interrupt here and say there is no family there. So how can they be related? They are 2 people who are... So that's what he was saying. That is what I'm saying. Yeah. So that's what I'm saying. Nobody is somebody's son. Nobody is somebody's daughter. My question to you, sir, is are you proud of your president? Me? I want an answer. About his credentials. I'm always proud of the president of a BJP. Well, someone who keeps delivering electoral results, I guess that Dr. Swami, of course. Okay, no, there is a... whatever it is, he's president of the party. The second question, sir. The second question is about reservations. You have been saying that reservations are not valid if they are given on caste or creed or this thing. Maharashtra government has given reservations to Marathas. It's in court. No, it's in court, but what is your opinion? It should be scrapped. No, it should be scrapped. Okay. Absolutely. The third question to you, sir, is like you have on the debates with me also, time and again said that my agenda or our party's agenda is to divide the Muslims so that they don't come together. Yes. Is that your agenda, sir? Yes, it is. Okay. Thank you. Because this is part of our electoral strategy. Because Sunnis are terrible with the Shias. They have butchered them in Lucknow. I know it for a fact. They have just taken away Babri Masjid also from the Shias. It's a Shia Masjid. They have taken it away. So therefore, we have to protect them. The Bohras, Khojas, they all come to us. And your women also, they want freedom, they want equality. And we will protect them. And if it causes division, so be it. पीछे. One more. जी, अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन देखिए प्लीज. मेरा नाम ऋषि है. हाँ ऋषि. स्वामी जी, my question is beyond boasting of all metrics from government side, there is lot of income inequality happening over the years. Yeah. And
the power, the purchasing power is going towards the government, and people are losing the purchasing power, the common man. Yeah. So, for the finance minister, what is the thing which you want to tell? You should focus on generating employment in the country. No, but the income inequality has. Income inequality will start going once you start generating employment. This is from Paris School of Economics, which I read. Madam को दीजिए. One of the reasons for income inequality is reservation system, which is. No. उधर भी आ रहा हूँ. एक मिनट, वो पीछे बहुत देर से हाथ उठा के खड़ी हुई थी वो पीछे. हाँ. कृपया अपना नाम बस एक बार आप बोल दें. Hello sir, I am Pranati. I am an IT employee. So my question is, as sir have mentioned that BJP party has eliminated, the terrorism and L&T or whatever. But in India, these so-called RSS and Shiva Sena are killing people just because they are eating beef and they have food what they like. And women are, cows are more safer than women these days. So how would you want to justify this? Why should anyone determine what one wants to eat, what one wants to wear? I have not come across a single case where an FIR says that the RSS man has killed somebody because, come on now, you bring me then I'll give you my email address, you ask them to send me one FIR where it says that RSS is responsible for killing somebody because he butchered the cow. But the environment, the question I don't know. The question, sir, the question and comes I from the fact think it's in fact the Naxalites pretending to be RSS people who are going around killing. But I don't think the RSS needs to kill anybody or does believe in killing anybody. Okay. जी. सर मेरे दो क्वेश्चन. अपना नाम बोल दें सर एक बार. और सबसे निवेदन यही है कि एक सवाल पूछे. Then I'll be able to get more questions. दो पूछ लूंगा मुझे. हाँ जरा मतलब संक्षिप्त में लेकिन. बहुत छोटे. मेरा नाम अब्दुल कदीर है. 2013 में स्वामी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी ईवीएम के खिलाफ और उसके अंदर ये साबित करने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम और उसमें साबित करने की कोशिश की थी कि ईवीएम टैंपर्ड होते हैं तो क्या 2019 के अंदर टैंपर्ड नहीं होंगे और फिर इलेक्शंस होगा. दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, बहुत यकीनन हुकूमत की थी और इसके बाद आपको हमको मांगना नहीं चाहिए, लेकिन 47 में आजादी के बाद 15 अगस्त 47 को 35% मुसलमान सरकारी मुलाजिमत में थे, आज 2% रह गए हैं. इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले ताकि हम भी मुल्क में हमारी खिदमत पेश करें और हमको भी मौका मिले मेन स्ट्रीम में आने का. इसकी जिम्मेदारी आप कबूल करें या कोई और कबूल करे? 25% ब्राह्मण थे सरकारी नौकरी में 1947 में, आज वो 7% है. तो ब्राह्मण कभी कंप्लेन नहीं करता होता था ये कौन पागल आज सरकारी कर्मचारी बनेगा, हम जाकर आईटी करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में कंपनी शुरू करेंगे, वहां जहां कोई रिजर्वेशंस नहीं है. तो इसीलिए मुसलमान सरकारी नौकरी से बाहर निकल के कोई और नौकरी करें तो मुसलमान का भी भला होगा, देश का भी भला होगा. और दूसरा वो ईवीएम का जो उन्होंने सवाल उठाया, इन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा. जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हां मैंने सिद्ध कर दिया कि ये ईवीएम में धांधली हो सकती है, लेकिन जो सजेशन उन्होंने दिया है वीवीपीएटी माने एक छोटा सा टीवी स्क्रीन जिसमें कहां किसको वोट दिया वो दिखाई पड़ेगा और फिर वो एक पर्चा के रूप में एक डब्बा में गिरेगा जिसको सील करके रखेंगे. वो आएगा तो फिर उसमें धांधली हो नहीं सकती. ये पहली बार 2019 में सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीवीपीएटी होगा. तो इसीलिए इनको निश्चिंत रहना चाहिए. But sir, are you looking at the overwhelming sense which is coming from a lot of our brethren from the Muslim community? That there is a sense of insecurity. That there is a sense कि आप उनको मेन स्ट्रीम से बाहर रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में उनको आने नहीं दे रहे और आप उनको कह रहे हैं कि साहब आप सरकारी नौकरी से बाहर रहिए. Insecurity is in amongst Hindus also. They think that this Islamic terror could any day come to their houses. So we have to remove insecurity of all communities. And therefore we have to see that people identify themselves with this country and don't try to insist that
practices which are there in foreign countries should be applied here because of their religion. In 2014, sir, the election campaign narrative was quite clear. There was a so-called corrupt government which was in part of the center. Yes. And then there was Prime Minister Modi, who was until then the chief minister, a successful chief minister, and he managed to build a narrative. Yes. Can you throw some light for our viewers today? What is the narrative going to be? What's the key point going to be? Two narratives. This government has done more to fight corruption than any previous government, and it's a process in action. And therefore, another opportunity should be given for us to complete that, send Ms. Sonia Gandhi to jail, Chidambaram to jail, some of your journalists to jail. So that corruption, this country, this party, this government has not a single sustainable charge of corruption. If you have any charge, please go and file a case like I have done in National Herald case. Nobody does that. Just press conferences, making allegations, nothing comes out of it. Now, second, we want people to rise above caste. We want people to rise above caste. Long time. चौबे जी एक करके सर कहाँ है कौन सवाल One thing, एक ही आदमी सवाल पूछे एक तीसरा सुन ले फिर I want to ask Dr. Subramaniam Swamy. Always he has been on an agenda of Muslim appeasement in this country, and I understand the politics of post-truth, which has been a continuous process by the so-called RSS. The definition of RSS in this country is, RSS stands for Restoration of Social Supremacy. One thing. It does not stand for Rashtra Sevak Sangh. RSS stands for Restoration of Social Supremacy in this country. As far as the politics of appeasement is concerned, Mr. Swamy, this is the paper, National Sample Survey. No respite for Muslim poverty in this country. You got to read this before taking up the issue of Muslim appeasement. Okay. One thing. And the narrative of reservation in this country, the article 15.4 and 16.4, you got to read as a lawyer, as a student of Harvard, you know it very well. It does not define the context of any religion. Yes. 15.4 very clearly states the people who are below the poverty line and no, there's the no depressed mention and of the poverty suppressed, line. the suppressed and the oppressed people. When it was defined, 15.4 and 16.4, when it was There's no question. practically implemented, it was totally wrong. It was totally wrong. It was taken into a Hindu context, and the Muslims were depressed. धन्यवाद sir, thank you. This issue of Muslim appeasement, you got to He's stop coming it. to that. He's coming. This is a national sample survey, and Yes. 1%. And one more thing I want to tell you is, I am not denying that Muslims are backward. I'm only saying, what were you doing for 600 years? On the question of reservation. You don't have to use and abuse the history. I am not using or abusing. I'm talking about facts. No, you can't speak on the fault lines of history. It will create हो more गया, fault सवाल हो lines in गया, this. सवाल हो गया, सवाल हो गया। 1% of the people in this country has looted 72% of the wealth. That is the campaign. Oxfam report. This is the Oxfam report. दूसरा सवाल मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। This is very wrong. The narrative is संक्षिप्त very में wrong. सवाल रखें संक्षिप्त में माइक ले लें माइक जी थैंक यू मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। स्वामी मिस्टर स्वामी से मेरा सवाल है, उन्हीं के कुलीग हाउस चल रहा था, विजय माल्या देश छोड़ के लूट के भाग गए। क्या इन्हों भगाए, या फिर अगर नहीं भगाए हैं तो इनको एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका गया? हाँ, Valid question. ये अरुण जेटली को पूछना चाहिए, तुम्हारा दोस्त है, उससे पूछो ना। मेरे तो आप भी दोस्त है सर। मेरा दोस्त नहीं है। मेरे तो आप भी दोस्त है। मेरा दोस्त। But मेरा कहना ये है सर कि in the context of whether it's corruption or it's the question which was being raised here, my point is I saw a tweet which was put up by you a few days back, जहां पर जब ये सीबीआई बनाम सीबीआई जो पूरा मुद्दा चल रहा है, आपने कहा कि साहब एक जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर हैं जो राजेश्वर सिंह जी, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो आप सारे अपने भ्रष्टाचार के जो मुकदमे वापस ले लेंगे। एक और आप अभी ये कह रहे थे कि मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एंटी करप्शन ड्राइव, वो काफी अच्छा है। लेकिन उसी के साथ में जब आप ये कहते हैं कि अगर ये किसी ने किया तो मैं ये कर लूंगा, क्या आपको शक है नहीं सरकार की इंटेंशन पे? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मोदी बिल्कुल साफ है, उसके दिमाग भी साफ है इस बात पर। जब भी उनको जानकारी मिलती है कि ऐसा रोका रहा है, जैसे मैंने उनको कहा था कि चिदम्बरम का सैंक्शन नहीं दे रहे हैं ऑफिसर्स लोग, वो बैठे हुए हैं, तो उनके ऑर्डर आई कि सब हट जाओ इसमें से, सीबीआई स्वाधीन करके होकर इसको फैसला करेगी। तो कल चिदम्बरम का चार्जशीट हो गया था। अच्छा, मंदिर तो सैंक्शन भी मिल गया था। मंदिर तो जब बनेगा वो तो भी सुप्रीम कोर्ट में मसला है।
लेकिन एक जो मसला जिसको आप इतने सालों से आप लगे हुए हैं जुझारू तरीके से, चिदम्बरम साहब और नेशनल हेराल्ड का मसला, इतना सबको बताइए कि क्या वाकई चिदम्बरम साहब जेल जाएंगे क्या इस सरकार के इसी टेन्योर में? हम बिल्कुल जाएंगे, 100%, 21 साल जेल जाएंगे, 100% जाएंगे, 100%। सो विल सोनिया, सो विल राहुल गांधी। लेकिन आप तो वहां गोत्रा ढूंढते रहे हैं, वो गोत्र ढूंढ रहे हैं वो अपना वो, और आप उन लोगों को उनका गोत्र बता रहे हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, अपना नाम प्लीज बता दें, और दोबारा से आप लोगों से अपील कर रहा हूं संक्षिप्त में अपना सवाल रखें, इट विल बी अ बेटर कॉन्वर्सेशन। एक बार उनसे फिर आपसे। नमस्कार सर, मेरा नाम वर्षा है, आई एम साइंटिस्ट हियर एंड आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू सर। एवरीबडी नोज यू आर अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश से नेशनलिज्म की फीलिंग खत्म हो गई है। हर आदमी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इससे हम ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनकी कैपेबिलिटी कहीं नहीं है, वो किस कास्ट क्रीड से हैं, उसके बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मुझे लगता है सर ये वोट की राजनीति प्रोहिबिशन, और वहां से आपको रिलीफ मिलेगी। ये रिजर्वेशन एक बार देने के बाद इसको वापस लेना बहुत कठिन है। डेमोक्रेसी में हम कभी वायदा नहीं दे सकते हैं कि कोशिश की जाए, कोशिश भी नहीं करेंगे, परंतु प्राइवेट सेक्टर जो है उसको और विकास करने के लिए हम उनको लिए मदद करेंगे। एक और पॉइंट है, आप बहुत ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हम राष्ट्र ध्वज भी फहराते हैं तो उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें चाइना को देखना चाहिए, जापान को देखना चाहिए। जी, बहुत लोग यहाँ पर हैं, बहुत लोग हैं इधर। एक दो सवाल और ले लेते हैं। अच्छा सुझाव है। सर, मैं उबैद हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हाईलाइट करते हुए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। स्वामी जी, क्या ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमान जो है सो भीख मांग रहा है रिजर्वेशन के? मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ। 600 साल पहले जब मुसलमान हुकूमत करते थे तो ब्रिटानिया से जब हिंदुस्तान जंग लड़ रहे थे तो निजाम ने कई टन सोना एक तौर पे हाथ से दिया है। ये आपको हिस्ट्री बता रही है सर। तो आज आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भीख मांग रहा है। चलिए, अच्छा, इनका सर, let me just take this third question and then we can talk about it. हेलो, इधर आप साहब इनको दे दीजिए, एक बार इनको दे दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार इनको दे दीजिए, then I'll come to you. Sir, I am not a politician, I am a child rights activist. I am not a politician, I am a child rights activist. Child rights activist, okay. This question belongs to Swamiji, who is enrolling in the central. सर, अब 1 घंटे में अनाउंसमेंट करके सारे दुनिया का करेंसी के लिए आप अनाउंसमेंट करके सबको भागम दौड़े करें, ये मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन एक अनाउंसमेंट करके चाइल्ड लेबर को क्यों चाइल्ड लेबर को क्यों आप उनका चाइल्ड लेबर को क्यों चाइल्ड लेबर कर सकते? चाइल्ड लेबर, जो दोज हु आर अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड लेबर, यू नो, और चाइल्ड लेबर और अट्रॉसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन, जैसा हम लोगों ने बिहार में भी देखा है, जहां पर वो जो बिहार शेल्टर होम का जो मसला जो आया है पूरे देश में, उनका ये कहना है कि जो बच्चों का जो शोषण किया जाता है, वेदर इट इज लेबर और अदरवाइज, व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग सर? नहीं, रातों रात में करेंसी को आप तो चेंज कर सके, तो इसमें क्यों नहीं कर पाए? एक अनाउंसमेंट करके अगर किसी नहीं, आपका कहना है कि पिछले 70 साल में नहीं हुआ तो आपने 4.5 साल में क्यों नहीं किया, यही तो सवाल है आपका। मैं ये पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्यों सरकार ने कुछ नहीं की? सरकार ने आने के बाद मेनका गांधी ने खुद एक बिल पायलट किया है जिसमें पहली बार एक कानून दिया है, जिसमें एक यूनिट बनी है जिससे इंस्पेक्शन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार होने के कारण जब इंस्पेक्टर जाते हैं वो पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे हैं, तो बच्चों को फैक्ट्री से उठा के ले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो फैक्ट्री में कुछ नहीं है, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट। आपका गवर्नमेंट क्यों तो ये सब ठीक करने के मुझे टाइम लगेगा। आई एम सॉरी, ये कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड हमारे पास नहीं है। एक सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी जी, नाम पहले। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अली अहमद है, मैं अरब कम्युनिटी से आता हूँ। अच्छा। अरब कम्युनिटी से 150 साल पहले हम लोग यहाँ थे। पेशे से एडवोकेट और टीचर और कोच भी हूं मैं। 2 बातें आपसे पूछनी है और मैं समझता हूं कि सब लोग भी मेरी बात से कुछ एग्री करेंगे और इत्तेफाक कुछ नहीं भी करेंगे, हो सकता है। हिंदुस्तान को जो भारत देश में हम लोग रहते हैं, जो नाम दिया गया है, इसके बारे में एक बात है और पॉलीगमी के ताल्लुक से क्या बात है कि मुसलमानों की 1 से 4 शादियां करने पर लोग एक टीवी जो है ना एक तमाशा बना रहा है, जबकि पॉलीगमी सिस्टम
हिंदुस्तान की हिंदी सनातन सभ्यता की एक देन है। उसी तरह से अगर पॉलीगामी को अगर आप बुरा बोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो नाम भारत है वो कभी भी तारीख में आप नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि राजा दशरथ की तीसरी बीवी के बेटे का नाम भरत था, जिनके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अच्छा। तो इससे नफरत की वजह क्या है? दूसरी बात, आपकी नजर में धर्म पहले है या देश? मेरी नजर में धर्म पहले है। इसलिए पहले है क्योंकि अगर अच्छे धर्म का हिंदू अगर धर्म पे पालन करेगा तो वो हिंदुस्तान के अपने मुल्क की दूसरी चीजों के लिए रेस्टोरेशन करेगा, दूसरों का आदर करेगा। एक मुसलमान अगर अपने दीन पर अगर अच्छे तौर पर अगर फॉलो करेगा उसे, तो वो दूसरों की सभ्यता का, दूसरों की जो है ना कल्चर का रिस्पेक्ट कर पाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की। लेट डॉक्टर स्वामी नाउ रिस्पॉन्ड। जो दूसरी इनकी बात का जो दूसरा मेरे लिए ना धर्म ना देश, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम आपस के रिश्ते, किस कानून की हम मर्यादा देंगे, किस के प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसका एक सूची नहीं बनेगी जिसको हम संविधान कहते हैं। इस देश में कभी कुछ अराजकता के सवाल सिवाय और कुछ नहीं होगी। तो पहले है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पॉलीगैमी बैंड है। तो इसमें दशरथ ने किया, ये कोई कारण नहीं हो सकता मेरे लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है यू कैन नॉट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक महिला और एक पुरुष बराबर हैं, वो है उसको। The common refrain, Dr. Swami, that repeatedly is coming from this community here in Hyderabad, is that the Muslim community is not feeling enthused at this point of time. That is true. Should they? Do you believe an attempt should be made to make them मैं feel आपको enthused? एक उदाहरण देता हूं। 1987 में एक छोटा सा कस्बा हशिमपुरा मीरठ में पीएसी ने जाकर 42 लड़कों को उठाकर ले गए 20 किलोमीटर दूर, और एक गंग नहर गाजियाबाद के पास, वहां उनको एक एक को गोली से मार के नहर में डाला। मैंने केस डाला, अभी जीता हूं। जी बिल्कुल। एक भी मुसलमान सामने नहीं आया। कितने लोगों को मैंने कहा कि इसमें आप फाइल करिए, और इसमें मैं कहता हूं कि ये जो लड़ाई है मुसलमान हिंदुओं की, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मुसलमान और हिंदू आपस में स्पष्ट रूप से बात नहीं करते, संवाद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सीधी बात बोलनी चाहिए। आप उसमें क्या भूमिका अपना सकते हैं? मैं तो करता हूं संवाद के लिए। मेरे घर में ही मुसलमान है, मेरी एक बेटी की शादी हुई है, ये तो सब जानते हो। बट मैं चाहता हूं कि सब मुसलमान ये बात माने जो डीएनए स्टडीज के अनुसार सही है कि मुसलमान इस देश का, उसका पूर्वज हिंदू है, मेरा और उनका वारिस एक है, ये मानने के लिए वो करे, सब ठीक हो जाए। Let me put it this way, sir. There is so much of talk. There is so much of talk right now, sir. One more. There is so much of talk, sir, right now around the Ram Temple. आप लगातार, आप भी टीवी स्टूडियोज में आते हैं, मीडिया में जाते हैं, आपका जो रवैया है वो स्पष्ट है। क्या आपको लगता है सर, अभी 6 दिसंबर आने वाला है, क्या आपको लगता है जो भी आप कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, स्पष्ट रूप से संवाद होना चाहिए? Are you willing to use this platform today and say this clearly that you are willing to offer your services? Let us go in for a negotiated settlement. Are you willing to do that? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निवेदन पर मैंने प्रयास की। सब मुसलमान ने मुझे कहा, जो भी लीडर्स हैं इंक्लूडिंग ओवैसी, यू कैन आस्क हिम, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट से इसको कराइए। मैंने कहा क्यों, हम दोनों क्यों नहीं समझौता करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी समझौता हो, हमारी जो उग्र समाज है हिस्सा, वो कहेगा कि हम स्वामी के हाथ में बिक गए, पैसे ले गए, इसीलिए कोर्ट के जरिए ही होनी चाहिए और कोई रास्ते से नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं हो सकती है इसका सुलह, और आपके श्री रविशंकर भी आकर विफल होकर आए थे। तो ओनली एंड ओनली कोर्ट सोल्यूशन? हाँ, पार्लियामेंट भी सोल्यूशन है, वो भी संविधान में। वो क्या करेगी पार्लियामेंट? लॉ पास करें कि जो नॉन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है 67 एकड़ की, वो जमीन दिया जाए विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने के लिए। जो डिस्प्यूटेड साइट है उसका क्या होगा? उसको हम जिस कारण से डिस्प्यूटेड है उसमें कानून बदल के उसको राम मंदिर बनाएंगे। मतलब उस डिस्प्यूटेड साइट के इर्द गिर्द पहले पूरी जमीन हिंदू पक्ष को मिल जाए और आप वहां पर अपना मंदिर बना लीजिए, तो वैसे ही जगह ब्लॉक हो जाएगी, तो उस डिस्प्यूटेड साइट पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो सराउंड करती है, वो सराउंड करके। सो दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ डॉक्टर स्वामी।
Final question then. Chaubey sahab. On the 6th of December, sir, now, अभी डेट आ रही है, 7 तारीख को वोटिंग है, इस राज्यों में 11 तारीख को उसकी काउंटिंग है। ये जो पूरा मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 तारीख के बाद फिर लोग इसको भूल जाएंगे? राम मंदिर कौन भूलेगा? राम मंदिर का कौन भूलेगा? अभी जैसे मैं देख रहा हूं कहीं शिवसेना जा रही है, विश्व हिंदू परिषद जा रही है, वो नहीं कभी भूलेंगे। हमारी बीजेपी की इसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेटर। हम कहेंगे कानून बनाओ तो कानून बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं है। ये आरएसएस नंबर 1, विश्व हिंदू परिषद नंबर 2, मेरे जैसे लोग और हिंदू समुदाय जो अब लगभग 80% से ज्यादा इसके पक्ष में है। तहसीन भाई जा रहे हैं, 1 मिनट वापस आइए, क्योंकि स्वामी जी को इससे पहले कि मैं धन्यवाद कहूं, इनकी शख्सियत जो है इतनी पावरफुल है। एंड वन थिंग विच हैज टू बी सेड अबाउट डॉक्टर स्वामी दैट ही नेवर शाइज अवे फ्रॉम टेकिंग क्वेश्चंस। आई मस्ट से आई कांट थिंक ऑफ टू मेनी लीडर्स लाइक हिम who would come to Hyderabad and take the question in the spirit that he has taken. So thank you very much, sir, for taking your time out. But I want तहसीन भाई to वो बड़े चूंकि वो शायराना अंदाज में वो आपका थैंक यू जरूर करेंगे, तो उनकी तरफ से एक शेर आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप तशरीफ लाए, आपने हमारी इज्जत रखी और भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपने सभी सवालों के जवाब दिल खोल कर दिए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ दिए हैं। और आपने बिल्कुल भी कोई उसमें किसी तरह की ढकी छुपी बातें नहीं की हैं, जो आपका अंदाज है उसी तरीके से लिपापोती नहीं की है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बस इतना ही कहूंगा कि वाय बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग दिस ग्रेट ऑडियंस।